फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 में दे दो एक बुक, दो एक ही है क्या आपके पास? एक दे दो, रीड करना। गुडविल के अकाउंटिंग वाला ही टॉपिक चल रहा है अभी तक, आज खत्म करना है इस टॉपिक को अपने को, और बहुत ही जल्द आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले इसमें, जिसके लिए आपको सारे पॉइंट्स आने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनलाल और सोहनलाल यानी एम और एस दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभ हानि अनुपात क्या 3:2 है। फिर आगे लिखा हुआ है दे एडमिटेड रामलाल, नया पार्टनर कौन आया? आर, कितने शेयर के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। एज ऑन 1 जनवरी 2013 इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म, यानी पूरे फर्म की जो गुडविल है वो क्या बोला इसने? गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 3 years of purchase of average profit। इसका मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें ये गुडविल खुद बता देता था। इस क्वेश्चन में कह रहा गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल निकालना तो आता है ना अपने को, मेथड याद है। गुडविल जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है 3 years of purchase और कौन सा? एवरेज प्रॉफिट। हमने कहा एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ को मल्टीप्लाई कर लो, ईयर्स ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ 3 है बस। अब इसके लिए क्वेश्चन ने क्या बोला आपको आगे? कह रहा है 4 साल का प्रॉफिट जो था वो ये है 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000। निकाल सकते हैं आराम से एवरेज प्रॉफिट। फिर लिख दिया रामलाल डिड नॉट ब्रिंग, तो चलो आगे के पॉइंट को तो अभी पढ़ते हैं, पहले अपन गुडविल निकाल तो लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा फर्म की जो टोटल गुडविल होगी, फर्म्स टोटल गुडविल बराबर क्या होगी? फॉर्मूला लिख रखा हमने, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। क्या मैं एवरेज प्रॉफिट में 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कर सकता हूं, यानी टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रॉफिट की टोटल कर लो, प्रॉफिट की टोटल क्या है देखो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, ये आ गया 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 4। ये हमने क्या कर लिया? एवरेज कर लिया। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, जितने साल का प्रॉफिट दिया सबको जोड़ो डिवाइड बाई 4, ये एवरेज प्रॉफिट आया। इनटू ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ 3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई 3। तो ऊपर वाले की टोटल कितनी आई? 2,70,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ गई है पूरे फर्म की गुडविल, उसके अकेले की नहीं है। 2,02,500 पूरी फर्म की गुडविल 2,02,500 है। ये आया था 1/4 हिस्से के लिए, तो अब हम इसका शेयर निकाल सकते हैं। तो हमने कहा आर की गुडविल कितनी होगी? आर्स शेयर ऑफ गुडविल बराबर 2,02,500 मल्टीप्लाई 1/4, तो 50,625 रुपए वो गुडविल के उसके बनते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये गुडविल आई कहां से? पहले तो हमें पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है, उसके बाद उस पूरे फर्म की गुडविल में उसका शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका शेयर कितना होगा? 1/4, तो ये 50,625 रुपए उसके गुडविल के बनते हैं। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन में गुडविल ला कैसे रहा है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन थी, कैश में भी ला सकता है, कैश में नहीं भी ला सकता, वो वाले सारे पॉइंट्स। तो अब आगे लिखा है इसने रामलाल डिड नॉट ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, मतलब कैश में वो कैश में वो नहीं ला रहा है। आगे रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ रामलाल एडमिशन व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। पहले से ही हमारी बुक्स में पड़ी है। ये कौन सी गुडविल है? पुरानी गुडविल है। फिर बी पॉइंट पूछा, देखो तीनों अलग अलग पॉइंट है, हमें ए को, बी को और सी को तीनों को साथ में लेके चलना है। तो पहले तो मैं एक बात करता हूं फर्स्ट वाले पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट यानी कि अगर हमारे पास में गुडविल ऑलरेडी पड़ी है बुक्स में, ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब पहले से बुक्स में पड़ी है कितनी? 2,02,500। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी 2,500, ये भी 2,500, यानी सर ये तो एक ही हो गई। कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये हमने क्यों निकाली? ताकि नए पार्टनर का शेयर निकाल सकूं, ठीक है। तो एंट्रीज वापस वही होने वाली है। सबसे फर्स्ट एंट्री बताओ कौन सी होगी? नया पार्टनर आएगा, गुडविल लाएगा, लेकिन यहाँ कैश में नहीं ला रहा है, तो हम उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। क्या एंट्री करेंगे? रामलाल्स
रामलाल करंट अकाउंट डेबिट, कितना है उसका हिस्सा, ये था उसका हिस्सा, ठीक है, 50,625। टू में क्या लिखना है, अच्छा वो कैपिटल का भी तो ला रहा था ना, कैपिटल का उसने बोला ही नहीं, चलो ठीक है। टू में क्या लिख देना सीधा, टू गुडविल, कितने रुपए लाएगा, 50,625 लाएगा नहीं, करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। दूसरी एंट्री, अब इस गुडविल को हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, किन पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी क्या, तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस का रेशियो हो जाता है। तो अब एंट्री करेंगे इस गुडविल को बांटने पर, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू में आ जाएगा टू एम्स, यानी क्या था इसका नाम, मोहनलाल, मोहनलाल कैपिटल अकाउंट, टू सोहन लाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो टोटल 50,625 रुपए की गुडविल थी, जिसे दोनों बांट लेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। जो क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो ये होगा 3:2, ठीक है। कितना आएगा, 30,375 और 20,250, ये हमने दो एंट्री कर दी। तीसरी एंट्री कौन सी होती है, अगर वो इस गुडविल को फॉर्म से निकाल लेते हैं तो निकालने के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोलता है तो तीसरी एंट्री हम नहीं करेंगे। चौथी एंट्री होती है, अगर पहले से गुडविल पड़ी हो बुक्स में तो उसे खत्म करो, पड़ी है तो। अब नेक्स्ट एंट्री जो हो जाएगी हमारी वो कौन सी हो जाएगी, अब ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, मतलब उसे क्या करना है, खत्म करना है। पुरानी गुडविल हमारी बुक्स में है, यानी कि वो एसेट्स है, एसेट्स को खत्म करेंगे। क्या करे देव, डेबिट या क्रेडिट, एसेट्स को खत्म करना है, क्रेडिट। डेबिट क्या कर दूंगा, पार्टनर को लॉस होगा इससे, तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करूंगा ताकि उनकी कैपिटल कम हो जाए। तो एंट्री होगी मोहन लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू गुडविल। मैडम ये कैपिटल कहाँ से ला रही हो, घर से दे रही हो क्या, गुडविल खत्म करनी है तो गुडविल को क्रेडिट करूंगा ना। कितनी खत्म होगी, देखो पहले वाली गुडविल तो ये थी ना 2,02,500, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, पुरानी वाली गुडविल है ये। तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ ये 3:2, जो क्या था 3:2, तो 2,02,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 1,21,500, 81,000। ये तो अभी हमारा पॉइंट नंबर ए हुआ है फर्स्ट। फिर आते हैं पॉइंट नंबर बी पे, पहले इसको उतार लो। पॉइंट देखो अब, पॉइंट नंबर बी, गुडविल अपियर इन द बुक्स ₹8,2,500। क्या फर्क पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो सेम होगी। लेकिन अब हमारे पास जो पुरानी गुडविल थी वो 2,02,500 नहीं है, सिर्फ 2,500 है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैंने लिख दिया बी पॉइंट, कितने की गुडविल है, सिर्फ 2,500। इसका मतलब इसका तो जो शेयर था वो तो इसके बेस पे कैलकुलेट होगा ही होगा, वो तो इतना ही आने वाला है और उतना ही पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तीसरी एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ गुडविल हमारे पास 2,500 रुपए की होगी बस, और इस 2,500 रुपए को अपने को बांट देना दोनों में, किस रेशियो में, 3:2, 1,500 और 1,000। बच्चों वाला क्वेश्चन था, छापो, करना है। ऊपर कहाँ ये होगी, ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो गुडविल आई है ना वो वाली, किस गुडविल की बात कर रहा हूं मैं पता है, मैं इस गुडविल की बात कर रहा हूं। ये जो गुडविल है ये तो इसके बेस पे कैलकुलेट हुई है, और इसका जो गुडविल का रिलेशन होता है ना वो बुक्स में कितनी पड़ी है उससे कोई मतलब नहीं होता, वो दोनों अलग होती है, ठीक है। तो जब नया पार्टनर आता है ना तो नई गुडविल कैलकुलेट की जाती है, जो हमने ये निकाली। अब बुक में चाहे 100 हो, 1,000 हो, 5,000 हो, 20 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा इसके बेस पे अकाउंटिंग होगी। पुरानी अब देखो कितनी पड़ी है, जितनी पड़ी उसको खत्म कर दो बस।
सी पॉइंट में। अब सी पॉइंट में भी यही है, फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम होगी, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, ये 2,05,000 होगी। ये मजे ले रहा, पता नहीं कहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनाए थे बच्चों वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, 2,05,000 बांट देना, ठीक है। ये सी वाला पॉइंट आपका होमवर्क रहेगा। अब आ जाइए आप, 25th क्वेश्चन हो गया, 26। चलिए आ जाइए 26 में। इसके लिए स्पेस छोड़ देना, जितना स्पेस इनके लिए छोड़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। अमर अकबर आर इक्वल पार्टनर्स। अमर और अकबर दो पार्टनर्स थे, बराबर के साझेदार थे। अमर एंड अकबर, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, दोनों ए हैं। अरे अरे, ये तो अमर अकबर एंथनी मूवी बना दी इन्होंने। 1:1 दे एडमिटेड एंथनी। तीसरा पार्टनर कौन आया, एंथनी, जिसका शेयर था कितना, गायब है। देखो शेयर नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने न्यू रेशियो बता दिया। तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो वो है 4:3:2। तो इससे हिंट मिल गया आपने को कि एंथनी का क्या शेयर होना चाहिए। क्या शेयर होगा, 2/9, ठीक है। तो जब भी न्यू शेयर दे दे। अब मुझे बताओ, क्या हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है यहाँ पर। 2 कहाँ से आया, ये दिया हुआ लास्ट वाला, क्योंकि हमेशा देखो ये 2 पार्टनर तो पुराने थे ना, ये तो यही रहेंगे। लास्ट में कौन था, ये था एंथनी। गिरा दोस्तों, एक ही है मेरे पास में, एंथनी 2/9। तो लास्ट वाला हमेशा नए पार्टनर का होगा, ठीक है। अब आगे देखो, अच्छा पुराना शेयर दे दिया, नया शेयर दे दिया, यानी कुछ एक्स्ट्रा बोला है वह क्वेश्चन में। जब एक्स्ट्रा बोले तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, निकाल लेंगे। आगे पढ़ते हैं। एंथनी कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर, दिस शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹45,000 इन कैश। यानी एंथनी अपना हिस्सा नगद में नहीं ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है। तो इस केस में क्या होगा, करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। और उसका हिस्सा है कितना, ध्यान से देखना, उसका हिस्सा ही दिया हुआ है 45,000। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है गुडविल शेयर ऑफ, यानी उसका गुडविल में शेयर जो है ना वो कितना है, 45,000 रुपए। तो गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इट इज डिसाइडेड टू एडजस्टमेंट फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल का अकाउंट ओपन किए बिना ही एंट्री करनी है अपने को। तो हम वैसे भी ओपन कहाँ करते हैं, हम एक बार ओपन करके वापस इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। और एक चीज और सुनना, जब क्वेश्चन आपको बोले गुडविल एडजस्ट करनी है आपको, गुडविल एडजस्टमेंट बाय विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तो आप इसकी जगह एक सिंगल एंट्री कर सकते हो, ओनली 1 सिंगल एंट्री। क्या एंट्री होगी बताए, इसकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या महत्वपूर्ण है, एक बार समझना। इमेजिन करो नया पार्टनर आया सी, इसको एक बार भूल जाओ, मैंने कहा पहले पुराने पार्टनर थे ए और बी, नया पार्टनर आया सी। सी जो गुडविल लाएगा उसकी क्या एंट्री करेंगे लाने पर, कैश में अगर लाता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हमारी पहली एंट्री होती, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती, सपोज करो कितने लाया, 10,000। दूसरी एंट्री होती है इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर मैं यहाँ गुडविल का अकाउंट ना डेबिट करूं ना क्रेडिट करूं, काम चल सकता है। गुडविल एक बार डेबिट हुई, एक बार क्रेडिट हुई, ये तो ऑलरेडी खत्म ही हो गई। अगर मैं डायरेक्टली इस एंट्री को करूं कैश अकाउंट डेबिट और पूरी कैश सीधे ही मैं पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दूं, तो भी क्या एंट्री सही है। जब भी पार्टनर कैश में लाता है तब तो आपको 2 एंट्री करनी है। लेकिन यही बताओ अगर वो कैश में नहीं लाता तो मैं यहाँ कैश की जगह क्या लिखता पता है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बताओ ये एंट्री क्या बनी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो आप चाहो तो अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो इसकी जगह ये एंट्री डायरेक्टली कर सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, करंट। क्यों? क्योंकि वो कैश में नहीं ला रहा है। आप चाहो तो कैश कैपिटल में से भी निकाल सकते हो, ये भी क्वेश्चन सही है, लेकिन हमने अभी तक यही पढ़ रखा है कि उसके करंट अकाउंट से निकालते तो आप ये एंट्री कर सकते हो डायरेक्टली। क्या मैंने गुडविल का अकाउंट ओपन किया? मैंने बिना अकाउंट ओपन किए सीधे नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा निकाला और सेक्रीफाइसिंग वाले के कैपिटल में डाल दिया। यही तो करना था अपने को। यहां से वो लाएगा, लाने के बाद क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली एंट्री कर ली। तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा बोलता है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल का अकाउंट अपने को ओपन नहीं करना है, तो इस एंट्री से आप एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, अगेन रेशियो क्या होगा, रेशियो तो वही है सेक्रीफाइस वाला, सेक्रीफाइस रेशियो। यहां तो सिर्फ एक पार्टनर आएगा एंथनी, वो जो भी गुडविल आएगा जो उसका हिस्सा बन रहा है वो इन दोनों पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब करते हैं आगे इसकी एंट्री। यहां तक कोई डाउट है? अब बताओ, सीधा एंट्री करनी है तो इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली अपन। एंथनी के करंट अकाउंट से पैसा निकालना है, क्या एंट्री करेंगे, एंथनीज करंट अकाउंट डेबिट, और किसको दे देंगे, टू अमर्स कैपिटल, अमर्स कैपिटल। ध्यान रखना यहां तो कैपिटल में डालना है, कई बार बच्चे दूर में चलते हैं, टू अमर्स करंट अकाउंट, टू अकबर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में देख के आते हैं, करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट और टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कब करनी है, जब क्वेश्चन बोले विदाउट ओपन गुडविल अकाउंट, तो सिंपल सी सिंगल एंट्री करनी है अपने को, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा निकालो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दो। कितना था उसका हिस्सा, 45, 45,000 उसका हिस्सा था, जिसे हमें बांटना है किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। 1:1 में नहीं, निकालना पड़ेगा। निकालना क्यों पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोल दिया ना, एक्स्ट्रा बोलते तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस सिर्फ पुराने पार्टनर्स कर सकते हैं, तो पुराने पार्टनर को लेना है अमर जी और अकबर जी। अमर का ओल्ड रेशियो था 1/2 माइनस न्यू ये रहा 4/9, 3/9, लो एलसीएम 18, 2 का 18 में 9 बार, 9 × 1 9, 9 का 18 में 2 बार, 2 × 4 8, 1/18, अगेन 18, 2 का 18 में 9 बार, 9 × 1 9, 9 का 18 में 2 बार, 2 × 3 6, 3/18, 1:3 सेक्रीफाइस रेशियो। जबकि धुन में चलते और इसमें बांट देते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा आया है वर्किंग नोट नंबर 1 से, जो था 1:3। तो इसे बांटो, 1:3 में नहीं आएगा, बट्टा 4 × 1, 11,250 और 33,750। सिर्फ एक एंट्री करनी है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और बोल देता तो डाल सकता था। पुरानी गुडविल भी पड़ी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर देंगे। पुरानी गुडविल दिखते ही तो बंद करनी है बस। ठीक है, और इसके अंदर अगर विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट बोले तो सिंगल एंट्री करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर देना एग्जाम के लिए। गुडविल की अकाउंटिंग यहाँ पर हो जाएगी आपके फिनिश। एग्जाम्पल सारे होमवर्क करने आपको, जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आए गुडविल वाला वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, वैसे आपके सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। हमने फर्स्ट डे ये पढ़ा था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और उन प्रॉब्लम में हमने सबसे पहली प्रॉब्लम पढ़ी थी नए पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, वापस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, हर पॉइंट के बाद रिवाइज करवाता रहूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट बड़े क्वेश्चन में आपके साथ एक साथ में आने वाले हैं। ठीक है, एक साथ आक्रमण करेंगे, तो इससे बढ़िया उनके लिए तैयार हो आप। यही बड़ा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का आता है एग्जाम में, समझ गए।
और ये जो अभी आपने गुडविल वाले पॉइंट्स पढ़े ना, ये एंट्री पूछेगा तो 2 नंबर का आ सकता है, अगर हैवी क्वेश्चन आ गया सारे पॉइंट्स आ गए तो 3 नंबर का भी आ सकता है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी नए पार्टनर के आने पर वो कैपिटल कितनी लाएगा, तो इस केस में हम एंट्री करते थे उसकी कैपिटल लाने पर। 2 तरीके से वो कैपिटल ला सकता था, रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट आपको, ठीक है। 2 तरीके से कैपिटल कैसे लाता था, कैश और बिजनेस लाने पर क्या क्या लाता था वो, कैश लाता था तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो पूरा बिजनेस लाता था तो हमने कहा वो 2 चीजें लाएगा, एसेट्स तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज लाएगा तो टू लायबिलिटी और 2 में आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी सबसे पहली समस्या। दूसरी समस्या हमारी क्या थी, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करना। नया रेशियो हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते थे। पहला, जब क्वेश्चन साइलेंट होता था और केवल ओल्ड पार्टनर का शेयर देता था और इसके साथ में सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर देता था और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता था, तो इस केस में हम टोटल 1 मान के सोल्व करते थे, टोटल रेशियो 1 मान के सोल्व करते थे। ये वाला दूसरा पॉइंट था जहां पर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब भी देगा तो हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, जिसके लिए हो सकता है हमें कई बार सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, जो हमारा तीसरा ही पॉइंट था। क्या था तीसरा पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारे पास में था गुडविल का। गुडविल में हमने टोटली 4 पार्ट्स में इस टॉपिक को कवर किया और मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा पार्ट जो है आपके वो गुडविल वाला ही होने वाला है। तो इसके अलावा सारे छोटे छोटे पार्ट्स थे, एक रेशियो वाला थोड़ा बड़ा पार्ट था। गुडविल में हमने पढ़ा कि गुडविल का नेचर क्या होता है, यानी इसकी प्रकृति क्या होती है। हमने पढ़ा इसकी टाइप्स के क्या क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। हमने गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ी, गुडविल का मूल्यांकन, ठीक है। और हमने ख्याति का अभी अभी जो हमने कवर किया वो इसकी अकाउंटिंग कवर करी, यानी ख्याति का लेखांकन। इन दोनों में से एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पक्का बनेगा एग्जाम में। इस टॉपिक में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पक्का बनेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसका क्वेश्चन कभी आता नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो का या इसका, दोनों का मिला के क्वेश्चन बन सकता है। ये हमने 4 पॉइंट अभी तक डिस्कस कर रखे, ठीक है। आज मैं आपके 5वां पॉइंट स्टार्ट करवाने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। अगर आपका सिलेबस इस बार कम नहीं होता तो ये टॉपिक अब आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम आता, ठीक है। अगर आप सेकंड चैप्टर अच्छे से करते हो तो थर्ड चैप्टर जो है ना, जो इस चैप्टर के आगे वाला चैप्टर है, वो और ज्यादा इजी हो जाता है। तो उन्होंने हटाया क्यों पता है, आपको बेनिफिट नहीं हुआ इससे, आपको लॉस ही है। उल्टा वो हो रहता तो आपके लिए ईजी होता, ठीक है, क्योंकि इसके जैसा का जैसा ही था, सिर्फ यहाँ पार्टनर आ रहा है वहाँ पार्टनर जा रहा था फर्म छोड़ के, बस ये था, ठीक है। और उससे भी इजी चैप्टर था जो उससे आगे वाला था 4th। पार्टनरशिप के टोटल 4 चैप्टर होते हैं आपके। बेसिक, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, एडमिशन, रिटायरमेंट और फर्म को बंद कर देना यानी डिसोल्यूशन, समापन कर देना। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन दोनों आपके सिलेबस में से हटा दिए क्योंकि आप नॉर्मली लगभग पार्टनरशिप यहीं से कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट जो है, जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, वो है हमारे पास में, क्या लिखवाया था मैंने, रीवैल्यूएशन नहीं लिखा है क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्या बात करते हैं, लिखो पॉइंट, लिखो 5वां, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये कैसे भूल गए अपन। नेक्स्ट है हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ये वहां पर भी लिख दो पॉइंट 1 और यहां पर भी हेडिंग डाल दो। अब क्या पॉइंट है ये बताओ, पहले इसको लिखो, चलो फिर समझते हैं। टाइम कितना हुआ, चलो इसका बेसिक तो कवर करेंगे आज, बेसिक कवर करेंगे। अब समझते इस पॉइंट को। इसके लिए आपका थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होना चाहिए 11th क्लास का।
आप बैलेंस शीट बनाते थे 11th क्लास में, याद है आपको? ठीक है, मैं मान के चला हूँ कुछ नहीं आता अपने को 11th वाला, ठीक है, इसलिए वापस समझा रहा हूँ। बैलेंस शीट हम बनाते थे जिसमें दो साइड्स होती थी हमारे पास में बैलेंस शीट के अंदर। एक तो होती थी हमारे पास लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी साइड, और ये होती थी एसेट साइड। कि आप जो 11th में बनाते थे, जो नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर का आप अकाउंटिंग करते थे, एकल व्यवसायी, ठीक है, इधर सारी एसेट्स आती है, इधर सारी लायबिलिटीज आती है। आपको मालूम है यहाँ पर जो मैं एसेट्स की वैल्यू लिखता हूँ ना, संपत्तियां, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास मशीन पड़ी हो और मैंने कहा मशीन 5 लाख की है, तो ये 5 लाख रुपए कौन सी वैल्यू है? क्या ये 5 लाख रुपए वो वैल्यू है क्या जो मैं अगर इसको आज मार्केट में बेचूं तो मुझे 5 लाख मिल जाएंगे? ये कौन सी वैल्यू होती है मालूम है? आपने इसको एसेट्स को कितने में खरीदा था, उसमें से सिर्फ एक चीज यहां पर हम हर साल माइनस करते हैं और वो होता है डेप्रीशिएशन। मैंने कोई मशीन खरीदी थी सपोज कीजिए 10 लाख की, कब खरीदी? 2015 में सपोज कीजिए, कितने की खरीदी? 10 लाख रुपए की, और मैंने कहा इसके ऊपर हर साल 10% का लगाना डेप्रीशिएशन। क्या होता है डेप्रीशिएशन पता है? एसेट्स को मैं यूज लेता हूं तो एसेट्स को यूज लेने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये बिजनेस का लॉस माना जाता है, ठीक है, इसलिए हमने कहा इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, तो हम हर साल हमारी एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं। मैंने कहा पहले साल आपकी एसेट्स 10 लाख की थी, इस पे डेप्शन लग गया 1 लाख रुपए, अब एसेट्स कितने की बची? तो मैं जब इस साल के एंड में बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वहां मशीन लिखूंगा 9 लाख। फिर अगला साल आएगा 2016, इस साल फिर मैं 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, और डेप्रिसिएशन लगाने के भी दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, इसको भी अभी अपन कवर करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये होता है हर साल डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है। कितने में खरीदा था? 10 लाख में, उसका 10%, इस साल फिर 1 लाख और कम हो गए, ठीक है, कितने हो गए? 8 लाख। सपोज करो 2016 के एंड में मैं इस एसेट्स को बेचने जाऊं अगर मार्केट में, क्या मुझे 8 लाख मिल जाएंगे? पूरे 8 लाख मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। ये वैल्यू मैंने अपने एस्टिमेशन के हिसाब से कम करी है। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि इसकी वैल्यू मार्केट में 10% कम होगी और आने वाले 8 से 10 साल में मैं इसको एसेट्स को क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा। वास्तव में मार्केट में इसको बेचने गया तो लोगों ने बोला 6.5 लाख ही देंगे। कितने देंगे? 6,50,000 ही देंगे। अब ये एसेट्स मेरी बुक में पता कितने की आ रही है? 2016 में 8 लाख रुपए की आ रही है, लेकिन वास्तव में मैं जब इसको मार्केट में बेचने जा रहा हूं तो कितने मिल रहे हैं मुझे? 6,50,000 ही मिल रहे हैं। ये वास्तविक स्थिति होती है। हमारी बुक्स में जो वैल्यू आती है एसेट्स की, उसको मैं कभी भी मार्केट से कंपेयर करके नहीं लिखता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं अच्छा मार्केट में 6.5 चल रहे हैं, चलो 6.5 लाख लिख देता हूं। नो, हम तो सिर्फ वैल्यू में से डेप्शन लेस करते हुए जाते हैं और वैल्यू लिखते रहते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए इस बिजनेस के अंदर ये ए और बी का बैलेंस शीट थी। क्या थी? ए और बी की बैलेंस शीट। सी जब नया पार्टनर आएगा तो ए और बी इससे पैसा मांगेंगे कि भाई तुझे पार्टनर बनना है तो ला निकाल पैसा। वो कहेगा ठीक है। तो नया पार्टनर जो आएगा कौन? सी, वो दो चीजों में हिस्सा लाएगा। एक तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए वो कैपिटल लाएगा और दूसरा प्रॉफिट में हिस्से के लिए वो गुडविल लाएगा। गुडविल की तो अलग से वो वैल्यूएशन करेंगे कि देखो भाई ये हमारी गुडविल है, इसमें आपको हिस्सा दे दो। कैपिटल जो है वो कैपिटल में जो हिस्सा लाता है ना ये सी, जैसे हमने कई क्वेश्चन पढ़े कि सी पूंजी के रूप में 50 लाख लाएगा या 1 लाख लाएगा, ऐसा हमने पॉइंट पढ़ा है ना कि सी नया साझेदार है, नया पार्टनर बन रहा है, वो कैपिटल ला रहा कितनी? 1 लाख रुपीज। ये कैपिटल वो किसके बेस पे लाता है? इन एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे। वो ए और बी को कहेगा बताओ आपके पास कितनी एसेट्स है। वो कहेंगे देख भाई हमारे पास में ए और बी की जो एसेट्स है टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए की है नेट एसेट्स, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज अगर लेस कर दे तो नेट हमारे पास 2 लाख की एसेट्स पड़ी है। हमने कहा ठीक है, आपकी दोनों की मिला के 2 लाख है, यानी एक की कितनी होगी? 1 लाख। एक पार्टनर का हिस्सा कितना बन रहा है? 1 लाख। मैं भी लेता हूँ 1 लाख। तीनों मिलके बिजनेस करेंगे और ए, बी और सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख, ठीक है। तो क्या ए और बी ने पैसा मांगा और सी ने दे दिया? नहीं। सी आएगा कहेगा बताओ पहले 2 लाख कैसे। मैं उसको लेके आया मेरी बैलेंस शीट में, मैंने कहा देख भाई मेरे पास 8 लाख रुपए की क्या है? मशीन पड़ी है, ठीक है। अब इस पॉइंट को भूल जाना थोड़ा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई मेरे पास में 8 लाख रुपए की क्या पड़ी है? मशीन पड़ी है। ये इतने की फर्नीचर पड़ा है, 4 लाख रुपए की मेरे पास बिल्डिंग पड़ी है, ये पड़ा है वो पड़ा है। सी कहेगा पड़ा तो है,
मार्केट में जब इसको बेचोगे तो कितना मिलेगा ये बताओ। आया समझ में? आपके पास एसेट 100 करोड़ की होगी, लेकिन अगर उसको मार्केट में ले जाके मैं बेचूं तो मुझे सिर्फ 20 लाख ही मिलेंगे। तो क्या उस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर मैं पार्टनर बनूंगा तो मैं 50 लाख दूंगा क्या? मैं क्या बोलूंगा, चीज आपकी 100 करोड़ की है, लेकिन इसको आज आप मार्केट में बेचोगे तो कितने मिलेंगे? सिर्फ 20 लाख। तो वास्तव में इस एसेट की वैल्यू तो 20 लाख ही होनी चाहिए। अब आप बैलेंस शीट में 100 करोड़ लिखो, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर मुझे पार्टनर बनाना है तो मैं इसमें हिस्सा दूंगा। आया समझ में? यानी आपकी जो एसेट्स आ रही है ना 100 करोड़ की, उसको 20 लाख पे लेके आओ। वो कहेगा क्यों भाई? मैंने कहा तभी मैं अपना हिस्सा दूंगा। आप तो आके बोल दोगे 200 करोड़ की एसेट्स है, क्या मैं हिस्सा दे दूं उसमें? मार्केट से कंपेयर करना है। आ रहा समझ में? तो हमारी बुक्स में कई एसेट्स ऐसी होती है जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ऐतिहासिक मूल्य पर आती है, लेकिन मार्केट से जब उसको कंपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, हमने जमीन खरीदी 10 लाख रुपए में, जमीन पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, याद रखना, ठीक है? जमीन की कभी वैल्यू डाउन नहीं होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया लैंड परचेज करी मैंने 2010 में, कितने की खरीदी थी? 10 लाख की। लैंड कितने की खरीदी थी? 10 लाख की 2010 में। अब आ गया 2020, क्या गया 2020, अभी भी मेरी एसेट जो है मेरी बैलेंस शीट में लैंड 10 लाख की ही आ रही है। जब मैं मार्केट में इसको कंपेयर करने गया तो मुझे क्या पता चला, ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो चुकी है। ऐसा समझे? तो अब बताओ मुझे, नया पार्टनर जो आएगा क्या वो 10 लाख के हिसाब से अपना हिस्सा लाएगा या 2 करोड़ के हिसाब से? ये बोलेंगे भाई 10 लाख तो एसेट है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस 2 करोड़ है, तुझे हिस्सा 2 करोड़ में देना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, इस 10 लाख की एसेट्स को सी के आने से पहले बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? 10 लाख से सीधा 1 करोड़ 90 लाख रुपए इनको अपने एसेट्स को और बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इन्हें लैंड को लिखना पड़ेगा अपने बुक में कितना, 2 करोड़, और फिर इसमें हिस्सा लाएगा सी। समझ पा रहे हो? तो हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो हमेशा पुराने पार्टनर्स को ये कहेगा, क्या कहेगा, अपनी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करो, उसको मार्केट से कंपेयर करो। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी बुक में वैल्यू ज्यादा आ रही है, मार्केट प्राइस कम आ रही है, तो आपको अपने एसेट्स भी कम करनी पड़ेगी। लाइबिलिटीज में भी ऐसा होता है, कई बार लोन होते हैं जिसका ब्याज चढ़ता जाता है। मैंने यहाँ लोन सिर्फ 5 लाख लिख रखा है, ब्याज हो गया उसके ऊपर 2 लाख का, तो एक्चुअल में तो लोन की लाइबिलिटी मेरी 7 लाख की हो चुकी है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, सिर्फ 5 लाख, तो इनको लाइबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अरे समझ में? तो नए पार्टनर के एडमिशन पर पुराने पार्टनर हमेशा अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे, और ये रीवैल्यूएशन वो जिस अकाउंट के माध्यम से करेंगे उस अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें यहाँ बनाना पड़ेगा एक अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस अकाउंट की, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये अकाउंट आपका। अगर ये नहीं आता तो आप बड़े क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है? बिना इस अकाउंट को बनाए आपका बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं अकाउंट बनता कैसे। छोटा सा फॉर्मेट करा रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो कि सर ये क्या आप तो चालू हो गए, बंद ही नहीं हो रहे हो, हैं? तो हमने कहा हमें बनाना है एक रीवैल्यूएशन का अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है। कितनी? 2। हाँ, ये बैलेंस शीट है क्या मैडम? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, और किसी भी तरीके का अकाउंट जो होता है उसकी 2 ही साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स लाइबिलिटी नहीं होती, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। शॉर्ट में फिलहाल समझा रहा हूं मैं आपको। एसेट्स बढ़ने पर आपको इस अकाउंट में कहां पर लिखना है, बाई साइड में। मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स आ रही 8 लाख की, मार्केट में उसको बेचने जाऊंगा तो हो सकता है 9 लाख में मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, मेरी एसेट्स को बढ़ाऊंगा। बढ़ाने के लिए मुझे एसेट रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में लिखना है, बाय एसेट्स इंक्रीज। 4 ही पॉइंट होंगे इसमें, या तो एसेट्स बढ़ेगी या एसेट्स कम होगी, या लाइबिलिटीज बढ़ेगी या लाइबिलिटी कम होगी, बस। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होता है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखता हूं आज तक, एसेट्स बढ़ेगी तो कहाँ आएगा, तो बताओ कम होगी तो कहाँ आएगा, 2 में। लाइबिलिटी साइड मत बोलो, 2 में क्या लिखेंगे, 2 लाइबिलिटी, सॉरी 2
एसेट्स डिक्रीज, कम हो रही है। तो बताओ एसेट्स बढ़ने पर बाई में, तो कम होने पर टू में। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशन होता है। अगर इस साइड एसेट्स बढ़ रही है ना, तो डेफिनेटली इस साइड लायबिलिटीज कम होगी, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है बढ़ने पर, तो लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती है, उल्टा। तो मैंने कहा एसेट्स इधर बढ़ रही है, तो लायबिलिटीज अगर कम होगी तो कहाँ आएगा, बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाय लायबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, अगर लायबिलिटी बाई में डिक्रीज हो रही तो बढ़ेगी किधर, यानी अगर हमें लायबिलिटी को बढ़ाना है तो कहाँ लिखूंगा, टू साइड में, टू लायबिलिटी इंक्रीज, टू लायबिलिटी इंक्रीज। बस इतना सा पॉइंट है। अब इतने से पॉइंट में ही हमारी कम से कम 2 से 3 क्लासेस और लगने वाली है। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आएगा क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटी है, वो समझाना पड़ेगा पहले, क्योंकि 11th का बेसिक हमारा धज्जियां उड़ी पड़ी है। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है। एसेट्स बढ़ने पर बाई में, कम होने पर टू में, लायबिलिटीज बढ़ने पर टू में, लायबिलिटीज कम होने पर बाई में, फिर दोनों में से जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू में आएगा तो लिखूंगा टू कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर की कैपिटल में डाल दो, बैलेंसिंग फिगर। और इधर आता है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, याद रखना। देखो लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब फायदा होता है, एसेट्स बढ़ने का मतलब फायदा होता है, और लायबिलिटीज के कम होने का मतलब भी फायदा होता है। एसेट्स के कम होने पर नुकसान होता है, लायबिलिटीज के बढ़ने पर नुकसान होता है। तो ये दोनों अगर ज्यादा बढ़ेगी तो इधर आएगा बैलेंस, ये ज्यादा बढ़ेगी तो इधर आएगा बैलेंस। तो अगर बैलेंस टू में आ रहा है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, लिखना क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इधर बैलेंस आया, क्योंकि किधर भी आ सकता है बैलेंस, को बाई में आया तो क्या लिखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और ये होगा पार्टनर्स के लिए लॉस। ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में अपने को बांट देना है। ठीक है, ये बेसिक था, इसी के ऊपर हमारी अगली 1 से 2 क्लासेस और जाएंगी। फटाफट इसको उतार लो।